नमस्कार मित्रों, यूपीएससी सीएसई ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज 30,000 प्रश्न ओनली 60 डेज में कंप्लीट करेंगे। 30,000 प्रश्न 60 डेज, यानी कि 2 महीने के अंदर हम पूर्ण रूप से 30,000 प्रश्न सॉल्व कर चुके होंगे। और प्रत्येक वीडियो में आपको एक पीडीएफ प्रदान की जाएगी। जो उस वीडियो में प्रश्न होंगे वो पीडीएफ में भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके आपको आंसर भी उसमें साथ होंगे पीडीएफ में। तो आपका रिवीजन के पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो सकेगा, जिससे आपको प्रश्न आपको एग्जाम में भूलने की दिक्कत ना आए। तो 2021 में आप जो भी एग्जाम देंगे उससे पहले हम 30,000 प्रश्न सॉल्व कर चुके होंगे। तो हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से, प्राग ऐतिहासिक काल चैप्टर से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला क्या है आपका, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यर्पण शुरू हो चुका था। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का सिद्धांत ज्ञात था। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो कूट दिए गए हैं, आपको इसमें बताना कौन सा इसमें से एक कथन आपका गलत है। एक है गलत है, 2 गलत है। तो आपका गलत है हम बता देते हैं सेकंड। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यर्पण शुरू हो चुका था। एक कथन गलत है, बाकी आपके तीनों सही है। 1, 3 और 4 आपके सही है। तो एक क्या था, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, सही बात है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। अगले प्रश्न हम सेकंड की बात करें। ताम्रासन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वह रखते थे कैसे? उत्तर की ओर सिर करके और दक्षिण की ओर पैर करके, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न तीसरा है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो पशुपालन का प्रारंभ हमें कब से देखने को मिलता है? वह मिलता है मध्यपाषाण काल से। तो पशुपालन जो उत्खनन प्रमाणों के अनुसार जो प्रारंभ हुआ है, कब से माना जाता है? मध्यपाषाण काल में। अगला प्रश्न हम 4 की बात करें। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वह थी आपकी नवपाषाण काल में। पशुपालन मध्यपाषाण काल में और खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 5। मध्यपाषाण के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला था? यानी कि वन्य धान का प्रमाण मिला था, वह मिला था आपका चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर ए। तो जो मध्यपाषाण में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला था? चौपानी मांडो। अगला प्रश्न आपका 6। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो वह कहा गया है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को क्या बोला जाता था? फलक संस्कृति। इसका ऑप्शन कौन सा है? 6 का बी। अगला प्रश्न आपका 7। सराय नाहर राय और महादास संबंधित हैं। सराय नाहर राय और महादास संबंधित हैं, वह हैं गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। तो सराय नाहर और महादास किससे संबंधित हैं? गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम 8 की बात करें। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वह है उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? उच्च पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम 9 की बात करें। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो वह तथ्य कौन सा सही है जो निम्न पूर्व पाषाण काल में मानव करता था? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तब मानव का क्या काम था? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। किस लिए? जानवरों का वगैरह करने के लिए, अपना भोजन जुटाने के लिए। कौन से उपकरण थे उसके? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न 10 की बात करें। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। जो दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधियां जो मिली हैं, वह किस काल में मिली हैं? वह मिली आपकी लोह काल में, ऑप्शन नंबर डी। ना कि आपके ये तीनों काल में, ओनली लोह काल। अगला प्रश्न हम 11 की बात करें। दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो वह लोह काल से मानी जाती हैं। अगला प्रश्न 12 की बात करें।
बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। किसके रूप में की गई? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 13, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से संबंधित हैं? तो राख के जो टीले मिले हैं वो किस नवपाषाणी संस्कृति से संबंधित हैं? वह है दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर बी। तो राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं? दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम 14 की बात करें, राख के टीले निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो वह कौन सा स्थल है? संगनकल्लू। कहां पड़ता है? दक्षिण भारत में। तो राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। कहां? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न आपका 15, सिहावल एक पुरास्थल है। कौन सा है? सिहावल एक पुरास्थल है। वो किस वाका है? तो वह है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का सिहावल किसका है? पुरास्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप 16 की बात करें, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। यानी कि पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो वह था शिकार खेलना। तब मानव क्या करता था? शिकार खेलता था। कब? पूर्व पाषाण काल में। तो 16 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम 17 की बात करें, अल्मोड़ा के निकट लखुआ डैयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वह किस काल की हैं? तो वह है आपकी पाषाण काल की। ऑप्शन नंबर सी। अल्मोड़ा के निकट लखुआ डैयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं किस काल की हैं? तो वो पाषाण काल की हैं। 17 का ऑप्शन कौन सा है? सी। अगला प्रश्न 18 की बात करें, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा, लंबवत ऐसे खुदाई, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो ये लंबवत खुदाई करते हैं तब उससे किसका ज्ञान होता है? संस्कृति के काल मापन का। ऑप्शन नंबर डी। तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के काल मापन का, और किसी का नहीं। अगला प्रश्न 19 की बात करें, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यानी कि चालकोलिथिक युग किसको बोला जाता है? तो वह बोला जाता है ताम्र पाषाण युग को। चालकोलिथिक युग किस को बोला जाता है? ताम्र पाषाण युग, यानी कि कॉपर एज। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 20 की बात करें, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो वह क्या साधन? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वह था कृषि। तब मनुष्य कृषि करने लगा था। तो प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, और कोई नहीं, मुख्य साधन। अगला प्रश्न 21, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में कौन सा शिलाश्रय है जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वह है आपका भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी। तो भीमबेटका वह स्थान है जहां से भारत में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न 22 की बात करें, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं भीमबेटका में। ठीक है, तो कहां पाए जाते हैं? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम 23 की बात करें, नवपाषाण कालीन गरत निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? नवपाषाण कालीन गरत निवासों के अवशेष कहां से मिले? बुरुजहोम, गुफ्रक्राल, कुचई या मगड़ा? तो नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके कहां से मिले थे? तो वह मिले थे बुरुजहोम और गुफ्रक्राल। कहां ये? कश्मीर में। तो बुरुजहोम और गुफ्रक्राल में जो मानव गड्ढों में निवास करते थे उसके आपको साक्ष्य प्रदान मिले हैं। अगला प्रश्न 24 की बात करें, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। किससे? कहां मिलता है? कश्मीर में। तो कश्मीर में वो जगह थी जहां पे मानव गड्ढे के अंदर रहता था। तो कश्मीर में वैसे ही बर्फ वगैरह पड़ती थी, इसलिए लोग वहां गड्ढों में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 25, गरत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो किस संस्कृति का रहा है गरत निवास? वह रहा है कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति का। तो गरत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण रहा है? तो वह रहा है कश्मीर घाटी की नवपाषाणी संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम 26 की बात करें, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कहां दफनाए गए थे? वह बुरुजहोम में दफनाए गए। कहां है? कश्मीर में।
तब मानव के साथ कुत्ते भी दफन मिलने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बुर्ज़होम कश्मीर से मिलते हैं। अगला प्रश्न 27 की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? वह आपका स्थान कौन सा है? बुर्ज़होम, कहाँ? कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका 28, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? कहां से हुए हैं? बुर्ज़होम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 29, बुर्ज़होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव के दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? वह थी कुत्ता। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। बुर्ज़होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? वह थी कुत्ता को। अगला प्रश्न 30 की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? कहां से मिलते हैं आपको? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम 31 की बात करें, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो वह मेहरगढ़ से होता है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? वह मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 32 की बात करें, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी। तो निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 33 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 34 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 35, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? कहां से मिले हैं? आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। तो इस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, वह मेहरगढ़ से मिले, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 36 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू जो भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है। अगला प्रश्न आपका 37, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हुए स्थान है आपका आदमगढ़। तो वह स्थान आपका कौन सा है? आदमगढ़। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है आपका आदमगढ़। अगला प्रश्न आपका 38, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो वह लोहरा देव है। ठीक है, तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो प्राप्त होता है वह आपको लोहरा देव से, और जगह नहीं, कौन सी? लोहरा देव। अगला प्रश्न आपका 39, निम्न से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वह मिले आपको बेलन घाटी से। निम्न से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वह बेलन घाटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 40 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कहां से मिले हैं? वह विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम 41 की बात करें, निम्न में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो वह कहां से पाए गए? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो निम्न से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो वह बेलन घाटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 42, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? यानी कि उच्च पाषाण युग में हड्डी की जो मातृ देवी की प्रतिमा बनी थी वह कहां से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है आपकी बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो हड्डी की जो प्रतिमा बनी कहां से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपका 43, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वह था आपका जौ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 44, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है?
तो वह कहाँ से मिला है? हथनौरा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? हथनौरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 45। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? वह हुआ है नर्मदा घाटी में हथनौरा से। तो होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनौरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 46। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो वह महदा से, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? महदा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 47। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण? तो वह महदा से। आपको याद रखना है कि हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? महदा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 48। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से? महदा, ऑप्शन नंबर बी। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो महदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 49 की बात करें। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां मिलता है? वह मिलता है कालपी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 50 की बात करें। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां पे मिले हैं? तो वह दमदमा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? दमदमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 51 की बात करें। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? लेखैया, ऑप्शन नंबर डी। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहां से मिले हैं? लेखैया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 52 प्रश्न क्या कह रहा है? दधेरी एक पूर्ववर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। जो दधेरी है वो कहां पड़ती है? पंजाब में। तो दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल कहां पड़ती है? ये पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 53 की बात करें हम। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 54। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। कहां? हस्तिनापुर में। तो गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहां पे हुआ था? हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 55। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? कहां? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी। तो किस स्तर पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? कहां पहचाना गया था? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न हम 56 की बात करें। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में पड़ता है? तो वह कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो पाषाण उपकरण जो निर्माण का एक केंद्र था इसामपुर, वह कहां पे किस राज्य में पड़ता है? तो वह कर्नाटक में पड़ता है, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न 57 की बात करें। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वह है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। तो इनाम गांव कहां पड़ता है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 58 प्रश्न क्या है? सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला क्या है आपका? इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। सी, कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। डी, इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है? मिलान करना है आपको। आइए मिलान करते हैं। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। तो किस नदी के तंत्र? घाघरा और हाकड़ा नदी के किनारे।
तो इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। किस नदी किनारे? घग्गर और हाकड़ा। अगला देखें सेकंड, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। कहां से मिला है? कोनाल से। कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? बुरज़होम से। डी की बात करें, इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। वह कौन सा स्थल है? वह है आपका आहाड़ तथा गिलंद। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 59, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा, पैटर्न। तो कुछ नदी है, कुछ स्थान है, आपको मिलान करना है। तो इसका कौन सा मिलान सही है? वह सही है आपका हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन किस नदी पे है? कृष्णा नदी। और पैटर्न गोदावरी नदी। तो हड़प्पा आपका रावी, हस्तिनापुर आपका गंगा, नागार्जुन आपका कृष्णा, पैटर्न आपकी गोदावरी। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 60, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल, इसमें क्या किससे संबंधित है? नदी तट अधिवास। तो पुरापाषाण में लोग कहाँ रहते थे? नदी के आसपास रहते थे। मध्य पाषाण काल में लोग कहाँ रहने लगे? शैलाश्रय यानी कि पत्थरों की गुफाओं वाले में रहने लगे लोग। नवपाषाण काल में लोग कहाँ रहने लगे? तो ये गड्ढों में रहने लगे। कहाँ? गर्त अधिवास में। और ताम्रपाषाण काल में लोग कच्चे एवं पक्के मकान बनाने लगे। तो पुरापाषाण काल में लोग नदी के किनारे रहते थे। मध्य पाषाण काल में लोग पत्थरों की गुफाओं में रहने लगे। नवपाषाण काल में वो गड्ढों में रहने लगे। और ताम्रपाषाण तक आते आते हुए कच्चे एवं पक्के मकान बनाने लगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 61 की बात करें, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सम्मिलित कीजिए। उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़, चित्रकूट। तो इसका मिलान करना है। आइए देखते हैं। उदयगिरी किससे संबंधित है आपकी? तो वह है शिलाओं की उत्खनन कर गढ़ी मूर्तियों, स्तंभ आदि कहां से प्राप्त हुई हैं? उदयगिरी से। भीमबेटका में प्रयाग ऐतिहासिक शिलाचित्र पाए गए हैं। बांधवगढ़ में क्या है आपका? राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट किस लिए प्रसिद्ध है? राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थल है। तो उदयगिरी में क्या है आपका? शिलाओं को उत्खनन कर गढ़ी मूर्तियां, स्तंभ आदि मिले हैं उदयगिरी से। भीमबेटका में प्रयाग ऐतिहासिक शिला चित्र पाए गए हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 62, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। कायथा कर्नाटक, यही सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सही है। चिरांद बिहार में है। पांडु राजा ढिवे बंगाल में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कायथा कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में, ना कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न हम 63 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और 2, एक क्या है आपका? बीरवानपुर, उज्जैन, कायथा, आहार। तो इनसे संबंधित जो संस्कृतियां रही हैं, कौन कौन से क्या मिला है उनसे, वो आपको मिलान करना है। तो बीरवानपुर क्या है? लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। उज्जैन से गैरिक मृदवांड परंपरा प्राप्त वो मिली है। कायथा से क्या है? ताम्र नदी से वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आहार से बनास संस्कृति प्राप्त हुई है। तो बीरवानपुर से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। उज्जैन से गैरिक मृदवांड प्राप्त हुए हैं। कायथा से ताम्र नदी प्राप्त हुई है। और आहार से बनास संस्कृति। इसका ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 64, कथन प्रयाग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध
हुए हैं। तो 64वां कथन ये क्या है, प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसका कौन सा सही है, इसका सही है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है कि प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, सही बात आपकी। और सेकंड, स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। अगला प्रश्न आपका 65, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहां से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वह अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 66, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोहे का त्रिज्यीय विभाजन किया था। कहां से? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। यानी कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री रखी है उसमें पाषाण, कांस्य और लोहे के त्रिज्यीय विभाजन किया है। किसने किया था? थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 67 की बात करें, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो किसको श्रेय जाता है? वह जाता है आरवी फूड, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूड को। तो भारत में प्रथम पुरास्तर युगीन और औजार की खोज का जिससे देश में प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड यानी कि आरवी फूड, ये फूटे गए। अगला प्रश्न आपका 68, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? यह मिला था आपका 1863 ईस्वी में। तो भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिला रॉबर्ट ब्रूस फूड को? यह मिला था 1863, याद रखना है 1863। अगला प्रश्न 69 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? किसको कहा गया है? तो वह ए कनिंघम को। तो निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? किसको कहा गया है? ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 70 की बात करें, भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। भाई एक कौन थे? तो वह थे भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन? भूगर्भ वैज्ञानिक। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 71 है, रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्हें भारत में प्रथम पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की मूलतः थे, क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूवैज्ञानिक। इतिहासकार वगैरह मंत्र लगा देना, क्या थे? एक भूवैज्ञानिक। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की वह मूलतः क्या थे? भूवैज्ञानिक। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नर्मदा टोली को जो उत्खनन उसकी खुदाई की किसने की थी? किसके नेतृत्व में की गई थी? एच.डी. संगालिया ने। कौन थे उसके प्रमुख? एच.डी. संगालिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 73, बस्तरों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया कहां मिलता है? बस्तरों के लिए कपास की जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं कपास से, सबसे पहले खेती का आरंभ कहां से मिलता है? प्रारंभ वह भारत में मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यतावासियों ने। अगला प्रश्न 74 की बात करें, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तब किस मानव को कौन से जानते थे? क्रॉमेगनन, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि प्रारंभ में जो मानव को जाना जाता था किस वैज्ञानिक पद्धति नाम से जाना जाता था? क्रॉमेगनन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 75 की बात करें, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 76, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वह किया जाता है फॉसिल्स की, ऑप्शन नंबर सी। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 77 की बात करें, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? वह प्राप्त हुए हैं आहार तथा गिलंद, ऑप्शन नंबर डी।
तो ताम्र पाषाण जो मालव संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ तथा गिलंद। अगला प्रश्न 78 की बात करें, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए? कहां से? नागदा से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? कहां से? नागदा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 79, निम्न में से किस ताम्र समकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? तो कहां से? आहड़। ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित किस ताम्र समकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? कहां से? आहड़। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न नंबर 80 की बात करें, गुफ्फर कराल निम्न में से कहां स्थित है? गुफ्फर कराल निम्न में से कहां स्थित है? तो वह है स्वात घाटी। ऑप्शन नंबर ए। तो गुफ्फर कराल निम्न में से कहां स्थित है? स्वात घाटी। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न हम 81 की बात करें, पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है। तो जो पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है वह कहां स्थित है? आपका पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी। तो पुरातात्विक स्थल कहां स्थित है? पंजाब।